हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10 साइंस 1 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ग्रेविटेशन। आज हम करेंगे इसका लेक्चर 3 जिसमें हम पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें सॉल्व एग्जांपल्स है पेज नंबर 6 पे, वो हम सॉल्व भी करेंगे और उसका एक एक स्टेप कैलकुलेशन का मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपने इसके पहले के दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप पहले के दो लेक्चर्स देख सकते हैं। चैनल पे अलजेब्रा और ज्योमेट्री के सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख ही सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में ये दिया हुआ है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। अभी आपको लग रहा होगा सेंटर ऑफ मास इनसाइड तो हो सकता है। सेंटर ऑफ मास क्या था, मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था। अज्यूम करो ये पप्पू है, पप्पू का मास ये पूरे बॉडी में कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स या कोई भी फोर्स का प्रॉब्लम सिलेक्ट करने के लिए या सॉल्व करने के लिए मुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि पप्पू का मास पूरे बॉडी पे एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और वो एक जगह जहां पे वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ऐसे ही हवा में रैंडमली पप्पू नहीं बोल सकता अरे मेरा सेंटर ऑफ मास तो मेरे पेट पे है क्योंकि मेरा पेट बहुत बड़ा है, या फिर मेरे पैर में है क्योंकि मैं बहुत लंबा हूं। नहीं, कैलकुलेट किया जाता है बहुत ही अच्छे से। उसको कैलकुलस यूज करके कैलकुलेट करते हैं। आप 11th-12th में जाएंगे, जेई करेंगे, आएगा ही आपको वहां पे। पर अभी आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपको समझना है कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। तो ये पूरे बॉडी पे सेंटर ऑफ मास लेट्स से यहां पे है। तो आपको समझ में आ रहा है कि पप्पू के लिए तो उसका सेंटर ऑफ मास इज इनसाइड द ऑब्जेक्ट। ये खुद ही ऑब्जेक्ट है पप्पू, बट सेंटर ऑफ मास आउटसाइड द ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक आउटसाइड द ऑब्जेक्ट का, फिर आपको समझ में आएगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास या तो इनसाइड हो सकता है या आउटसाइड द ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ऐसे देख लो, अगर आप सीधे खड़े हो ऐसा, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास जो एकदम बीच में होता है। ठीक है, लेकिन आपने एक पैर ऐसे ऊंचा किया ऊपर, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा साइड में यहां पे मूव करता है, हो सकता है आउटसाइड द बॉडी भी हो। अगर वो आउटसाइड द बॉडी रहेगा तो आप ऐसे बैलेंस नहीं कर पाओगे और गिर जाओगे। समझ में आ रहा है ना फिगर? इसमें यार ये एक पैर है, ये एक पैर है, मेरा ड्राइंग ऐसा ही है। ठीक है, ये एक हाथ उसने कमर पे रखा है, ये एक हाथ ऐसे हवा में रखा है। उसने ये एक पैर एकदम ऊपर किया। जैसे ही आप ये करने को ट्राई करोगे, आप थोड़ा बैलेंस आपका ऑफ हो जाएगा और आप गिर जाओगे। लेकिन अगर आपका बैलेंस सही है, आपको करने आता है, तो आप प्रॉपरली खड़े होगे, बिकॉज आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी बीच में रहेगा। जब आप ये वाला पोज करोगे, नी के यहां से बेंड करके बैठने जाओगे, तो आप बहुत देर नहीं बैठ पाते, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां मूव हो जाता है। सेंटर ऑफ मास जो है, जब आप ऐसे बैलेंस करते हो, सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे होता है। ठीक है, इसलिए ये बैलेंस करना तो बहुत डिफिकल्ट है। तो हर बार जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास आपके, और जो भी ऑब्जेक्ट ले लो, ऐसा नहीं कि ये मैन बना है उसमें, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो। अगर मैं एक रिंग ले लेता हूं, ठीक है, अगर मैं एक सॉलिड रिंग ले लेता हूं, उसका सेंटर ऑफ मास बीच में होता है। ये रिंग में यहाँ पे बीच में तो खाली स्पेस है, मास तो है ही नहीं, मास तो पूरा इधर है ना, लेकिन फिर भी उसका सेंटर ऑफ मास बीच में है, बॉडी के बाहर, बॉडी के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, 11th-12th में भी काम आएगा, अभी भी आपको सेंटर ऑफ मास समझ में काम आ जाएगा। और ड्राइंग की मजाक मत उड़ाओ। नेक्स्ट वो बोल रहा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। अगर मैं एक स्फीयर बना दूं, ठीक है, स्फीयर मतलब एक बॉल ले लो जो मेटल का पूरा सॉलिड बॉल है, वो तो एकदम यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब सिमेट्रिकल। आप उसको इधर से काटो तो भी लेफ्ट राइट सेम दिखेगा, इधर से काटो तो भी ऊपर नीचे सेम दिखेगा, सिमेट्रिकल है हर जगह से। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो ना यूनिफॉर्म डेंसिटी का, तो उसका सेंटर हमेशा उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, बीच में। ओके, अगर इसी जगह पर मैं एक स्क्वायर बनाऊं, ठीक है, स्क्वायर शेप का आपको एक क्यूब दे दिया, रूबिक्स क्यूब, वो रूबिक्स क्यूब का भी सेंटर ऑफ मास बीच में ही होगा, बिकॉज ये भी एक सिमेट्रिकल फिगर है, यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला। यूनिफॉर्म डेंसिटी, ऐसा नहीं कि इस तरफ ज्यादा हैवी इस तरफ कम हैवी, है ना। द सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज एट इट्स सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड माने 3 मीडियन वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो इतना समझ लो, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा उसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या था? सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the point inside or outside the object at which the total mass of the object can be assumed to be concentrated. ये वर्ड assumed यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपको ये बॉडीज बताई, तब ये वाले केस में सेंटर ऑफ मास यहां पे आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पूरे बॉडी का मास, आपके हाथ पैर ब्रेन वेन सब इधर आ गया, नहीं।
ये अजम्पशन है कि सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे, इसलिए आप बैलेंस लूज करते हो यहां पे। ठीक है, आया समझ में? ये डेफिनेशन अच्छे से याद रख लेना, हो सकता है काम आ जाए। नेक्स्ट, व्हाई डिड न्यूटन अज्यूम इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस इन हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? न्यूटन ने अज्यूम किया था ना, ऐसे था ना कि जो भी फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। याद है ये? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर था। इसी से तो अपने को लॉ आया था ना कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर या आर स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस लेते हो। ठीक है, तो उसने कैसे अज्यूम किया? ऐसे ही अज्यूम कर लिया क्या? नहीं, हमको पहले से पता है कि न्यूटन ने केपलर की थ्योरी यूज करी थी। तो ही वॉज हेल्प्ड बाय केपलर्स थर्ड लॉ इन दिस एज शोन बिलो। हमने केपलर का थर्ड लॉ ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले के लेक्चर्स देख लो, यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करो, आपको इसके पहले के लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर बाकी सारे लेक्चर्स देखने हैं साइंस के तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ने के पहले ये पेज नंबर 2 पे जो मैंने आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन किया था ना, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये एक बार अच्छे से देख लो, रीड कर लो, और लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर भी जाके देख लेना। ठीक है, क्योंकि यही यूज करके अभी हम बताएंगे कि न्यूटन ने कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप निकाली। ओके, याद है ना, मैंने कराया था आपको, एक बच्चा हाथ में रस्सी में आगे पत्थर बांधा है और घुमा रहा है ऐसे, वो पत्थर उड़ क्यों नहीं जा रहा? वो अटैच्ड है रस्सी से, प्लस आप उस पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, वो फोर्स के कारण वो गोल गोल घूम रहा है और छूट नहीं जा रहा। और अगर आपने उसको छोड़ा तो क्या होगा? जहां पे भी आपने छोड़ा, ये यही इसका टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हो, अगर यहां पे छोड़ा तो वही सर्कल को इमेजिन करो, उसके टेंजेंट पे वो स्टोन उड़ के जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको स्टोन किसी को मारना है जो यहां पे खड़ा है, कैसे मारोगे? यहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे सर्कल को, सर्कल पे यहां पे टेंजेंट कहां पे जाएगा? देखो इधर, तो आप इधर पत्थर को छोड़ोगे। अगर इधर छोड़ोगे तो पत्थर ऐसे उड़ के जाएगा। ऐसे नहीं है कि आपने पत्थर को इधर छोड़ा तो इधर जाएगा, नहीं, अगर पत्थर को इधर छोड़ा तो टेंजेंट की तरह आ रहा है, देखो टेंजेंट ये रहा। टेंजेंट ऐसा एक लाइन होता है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। आप इसको टेंजेंट नहीं बोल सकते, क्यों? बिकॉज ये सर्कल को यहां पे काट देगा, इधर भी टच करेगा, इधर भी टच करेगा। टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर सकता है, और ऐसी एक ही लाइन है ये वाले पॉइंट पे। हर एक पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट होता है सर्कल के ऊपर। ठीक है, अगर यहां पे लिया तो एक यूनिक टेंजेंट आएगा जो ऐसा होगा। आया समझ में? तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके न्यूटन ने हमें दिया है वो लॉ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, यही बोला था ना मेरे पढ़ने। देखो क्या बोल रहा हो, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल, सर्कुलर मोशन, सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड चेंज नहीं हो रही है। वी हैव सीन अर्लियर दैट सच अ मोशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, और वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मैंने बहुत डिटेल में समझाया था ये आपको। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तो आपकी गलती है, आपको पहले का वीडियो देखना पड़ेगा। हार्ड नहीं है, ऐसे मत सोचो अरे क्या बोल रहे हैं सर, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, और डिटेल में समझाओ। ऑलरेडी डिटेल में समझा, हर जगह अगर हर एक वर्ड डिटेल में समझाने जाऊंगा, पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो टाइम वेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो वो जो फोर्स है, जब भी कोई गोल घूमता है तो फोर्स हर पॉइंट पे एक्ट करता है, इट्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। अगर यहाँ पे है तो इट इज टुवर्ड्स द सेंटर। अगर यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है, बॉडी यहाँ पे थी तो इट इज टुवर्ड्स द सेंटर। अगर बॉडी ऐसे घूम रही है तो यहाँ पे फोर्स कैसा होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इफ m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ये सर्कल में घूम रहा था ऑब्जेक्ट, उसका मास आपने m ले लिया, एंड v इज इट्स स्पीड, v उसकी स्पीड ले ली, एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल में घूम रहा है ना तो सर्कल का रेडियस पता है r, then it can be shown that this force is equal to F equal to mv square by r। इसका भी डेरिवेशन आता है, अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो इसका डेरिवेशन अलग से मैं एक वीडियो में करा दूंगा। अभी आपको डेरिवेशन यहाँ पे नहीं दिया है तो छोड़ सकते हो, लेकिन 11th 12th में तो करना ही पड़ेगा ये डेरिवेशन। F equal to mv square by r ऐसा है। ठीक है, एक्चुअली F equal to ma फॉर्मूला आता है ना आपको, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये v स्क्वायर अपॉन r कुछ नहीं है बट एक्सेलरेशन है, जब डेरिवेशन करोगे तो उसके थ्रू ही आएगा। ठीक है, बट अभी आपको नहीं है तो अभी सिर्फ अज्यूम कर लो दैट इट कैन बी शोन दैट दिस फोर्स, ये फोर्स की वैल्यू क्या है? इट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इसने ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे बोला ना, अब वो प्लैनेट की बात कर रहा है।
इफ अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, उसने अज्यूम किया है कि ऑर्बिट सर्कुलर है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट, सेंट्रीपिटल फोर्स तो उस पर भी एक्ट करेगा, क्योंकि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं हो ना बच्चों, लेट्स से अगर ये सन है और ये अर्थ उसके गोल गोल सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, अगर यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो, इसकी कोई स्पीड ना हो, ठीक है, दोनों चीज जरूरी है, अगर स्पीड ना हो तो ये जो अर्थ है ना सन के अंदर घुस जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है, अर्थ की कुछ स्पीड है जिससे वो घूम रहा है, प्लस यहां पे एक फोर्स भी है जो सन उसकी तरफ लगा रहा है, अर्थ को अपने तरफ खींच रहा है. Then the centripetal force acting on the planet towards the sun must be F equal to mv square by r. सेम आएगा ना. अब ये m यहां पे मास ऑफ द क्या था, ऑब्जेक्ट, यहां पे हमने प्लैनेट कंसिडर किया है, तो ये m क्या होगा, मास ऑफ द प्लैनेट, ये v क्या होगा, स्पीड ऑफ द प्लैनेट, ये r क्या होगा, जो भी ये ऑर्बिट है सर्कुलर उसकी रेडियस. ठीक है. द स्पीड ऑफ द प्लैनेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन t एज फॉलोज. पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन t से उसको लिंक कर देंगे. आया समझ में? लिंक करते हैं, नीचे पूरा दिया है डेरिवेशन डिटेल में, आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं. ठीक है. अब उसको t से लिंक करेंगे. ये t क्यों ला रहे हैं? केपलर का थर्ड लॉ लाने के लिए. केपलर का थर्ड लॉ में आप याद करो, t था वहां पे, t स्क्वायर था वहां पे, पीरियड, इंटरवल जिसको बोलते थे. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लैनेट इन वन रेवोल्यूशन. इमेजिन करो अगर कोई सर्कल है, ठीक है, ये सन है, अगर एक अर्थ पूरा डिस्टेंस घूमा, पूरा सर्कल, तो ये कहां घूम रहा है भाई? ये गार्डन में घूम रहा है, लेकिन ये गार्डन का शेप सर्कुलर है, और सर्कुलर शेप का डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला था, सरकमफरेंस. याद है? सरकमफरेंस. उसको पेरीमीटर भी बोलते थे. पेरीमीटर रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में बोलते थे, सर्कल के केस में उसको सरकमफ्रेंस बोलते थे. तो जब वो एक चक्कर लगाएगा तो उसका कितना डिस्टेंस कवर होगा? इसका रेडियस अगर r है तो डिस्टेंस कवर होगा 2 पाई r. सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला याद है ना, 2 पाई r. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्लैनेट इन वन रेवोल्यूशन कितना होगा? जो भी पेरीमीटर है ऑर्बिट का, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस जो भी बोल दो उसको, विच इज इक्वल टू 2 पाई r. व्हाट इज r? r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. व्हाट इज पाई? पाई इज अ कांस्टेंट. वैल्यू पता है ना, 3.14 या 22/7. यूज नहीं करना वैल्यू यहां पे. तो r ले लिया, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, वही होता है ना, सर्कल में अगर सन ये है और ये प्लैनेट है तो ये डिस्टेंस को r बोलते हैं ना. टाइम टेकन इज इक्वल टू पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन t. उसको एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा ना t, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन t. एक चक्कर, याद रखना. ऐसे नहीं कि ये इधर सन बैठा है, इधर प्लैनेट है, प्लैनेट यहां से यहां तक गया, ये टाइम पहुंचने में लगा t. नहीं, t हमेशा पूरा चक्कर यहां से यहां तक वापस आया तब तक का है. ठीक है, जहां से स्टार्ट किया वापस वहां पे पहुंचा. तो अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. याद है ना फॉर्मूला स्पीड का? पक्का? ठीक है. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहां पे स्पीड हमने क्या लिया था? v. ओके, ये देख लो, v इज इट स्पीड, v इज इट स्पीड. तो v लिया स्पीड. डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होगा? अगर बीच में सन है और ये सर्कुलर ऑर्बिट है और यहां पे अर्थ है या प्लैनेट है, ये अर्थ या प्लैनेट जो भी पूरा घूम के डिस्टेंस यहां पे आया, यहां तक आया तो टाइम t लगा, वो तो हमने ऑलरेडी अज्यूम किया है. लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस, ये पूरा पाथ जो है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसका फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r. तो डिस्टेंस ट्रैवल ले लिया और उसका फॉर्मूला आ गया 2 पाई r. टाइम टेकन, हमने बोला है भाई इसमें जो भी टाइम लगा वो कैपिटल t है, तो उधर t अज्यूम कर लिया. ठीक है. अभी आपको v की वैल्यू आ गई 2 पाई r अपॉन t. हमको क्या चाहिए? फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला क्या है भाई? फोर्स का फॉर्मूला है mv स्क्वायर अपॉन r. तो मैंने क्या किया? फोर्स को लिखा mv स्क्वायर अपॉन r, इसको इक्वल किया. ये m और r का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो m भी ऐसे ही रखा, r भी ऐसा रहा. लेकिन ये v का वैल्यू क्या है? देखो, वैल्यू बोल दिया गलती से. v का वैल्यू है 2 पाई r अपॉन t. तो ये m और r ऐसे का ऐसा है. ये v के जगह पे 2 पाई r अपॉन t डाला, ये स्क्वायर के जगह पे ये स्क्वायर डाला. ठीक है. जब ये स्क्वायर खुलेगा, ये अंदर जाएगा, तो क्या होगा? ये m और r तो ऐसे के ऐसे रहेंगे. ठीक है, ये m और r ऐसे ही रहेंगे. इसका क्या होगा मैं यहां पे सिंप्लीफाई करके बताता हूं आपको. ठीक है, देखो यहां पे ये m और ये r ऐसे ही रहेंगे. ऊपर क्या होगा? ये स्क्वायर जब अंदर जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर
ये स्क्वायर जब पाई को जाएगा तो पाई का स्क्वायर होगा पाई स्क्वायर, यही स्क्वायर जब आर को मिलेगा तो बनेगा आर स्क्वायर, और ये स्क्वायर टी को भी मिलेगा ना, पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो टी का हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आपको मिलेगा टी स्क्वायर। समझ में आया? अब यहां पे जो नीचे है ऊपर वो ऑटोमेटिकली यहां पे नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में ये टी स्क्वायर जो है ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर भी ऊपर है, एम भी ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन यहाँ पे मिटा देंगे और इसको ऐसे साथ में लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आर के साथ एक आर कट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? मैं पहले नंबर लिख देता हूं, 4, फिर एम, फिर पाई स्क्वायर, फिर ये एक आर बचा, एक कट हो गया था, एक आर बचा, और नीचे बचा सिर्फ टी स्क्वायर। यही तो आया ना? तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट खोलने में मिस्टेक मत करना, स्क्वायर देंगे तो हर एक को स्क्वायर मिलना चाहिए। तो ये यहां पे मैं इरेज कर रहा हूं, ये स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे आया। अब वो बोल रहा है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं ऐसा? मुझे एफ का वैल्यू ये मिल गया तो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर क्यों करूं? बिकॉज मुझे यहां पे लिंक करना है इसको केपलर के लॉ से। केपलर के लॉ में क्या था याद करो, केपलर के लॉ में ऊपर आर क्यूब था, याद है? आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर था। टी स्क्वायर तो ऑलरेडी है, ऊपर क्या है? आर। आर को अगर जबरदस्ती आर क्यूब बनाना है तो उसको झापड़ देके नहीं बोल सकते कि भाई तू आर क्यूब बन जा, हमको मैथ्स यूज करना पड़ेगा, और मैथमेटिकली हम उसको अगर जबरदस्ती आर क्यूब करते हैं तो कैसे करेंगे? उसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऊपर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाला बोलेगा मैं क्यों रहेगा भाई, नीचे भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई किया? जबरदस्ती, केपलर लॉ लाने के लिए। तो आर इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर इंटू आर स्क्वायर बन जाएगा आर क्यूब, और नीचे क्या बनेगा? आर स्क्वायर। अब ये कट करके हीरो मत बनना, आपने ही मल्टीप्लाई किया है, कट मत करो उसको। कट करोगे तो जिंदगी भर पहले मल्टीप्लाई करोगे, कट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कट करोगे, खत्म ही नहीं होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो जब आपने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर किया तो ये आर बन गया आर क्यूब। ये लोग स्टेप बहुत खा जाते हैं। ठीक है, मैं ये स्टेप से आपको बताता हूं। यहां पे ये स्टेप लिखा हुआ है 4m पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब ये वाला आर मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ऊपर नीचे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। यार ये कट मत करना प्लीज। आप बोलोगे अरे कट हो के 1 हो गया, अरे हाँ पता है 1 है इसलिए तो 1 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और 1 को ही आपने आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिखा। क्यों? क्योंकि आपको जबरदस्ती ये आर को आर क्यूब बनाना है। तो ये आर इंटू आर स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा? ये आर इंटू आर स्क्वायर मैं एक साथ लिख देता हूं, बन जाएगा आर क्यूब, और ये जो आर स्क्वायर है ये टी स्क्वायर के साथ यहां पे आ जाएगा। अब केपलर्स थर्ड लॉ कैसा था? उसमें ऐसा था आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। तो ये आर क्यूब और टी स्क्वायर को अलग से बाहर लिख दो। ठीक है, ये आर स्क्वायर को साइड में अलग से ऐसा लिख दो, ये आर क्यूब और टी स्क्वायर को ऐसे साइड में लिख दो। तो ये आ गया देखो मल्टीप्लाई, और यहां पे ये इसके नीचे, और इसको मैंने अलग से ब्रैकेट डाल दिया आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर को। क्यों कर रहे हैं? जबरदस्ती, सब कुछ जबरदस्ती है, कोई जरूरत नहीं है लाइफ में इसको करने की। हमको केपलर्स लॉ लाना है यहाँ पे। ठीक है, केपलर्स लॉ क्या था? केपलर्स लॉ ये था टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब की वैल्यू थी के, कांस्टेंट। याद है कि बताऊं फिर से वो पेज पे जाकर? चलो देख लो एक बार, पेज नंबर 3 पे दिया है देखो, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट विच इज नथिंग बट के। पर ये इंपॉर्टेंट, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब क्या है? के। ठीक है, यही यूज किया है वहां पे, याद है ना? लेकिन यहां पे तो उल्टा है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब की जगह पे आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर है, राइट? तो देख लो, ये मैंने अलग से यहां पे लिख दिया। आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर को क्या लिखोगे? यार अगर टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब के है, ठीक है, के मतलब के अपॉन 1, सबको उल्टा कर दो, इन्वर्टेंडो किया था ना, इन्वर्टेंडो, तो ये आर क्यूब ऊपर चला जाएगा, ये टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये के नीचे आ जाएगा। तो आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? इक्वल टू 1 अपॉन के। तो ये जो चीज है इसके जगह पे लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन के। आया समझ में? ठीक है, उल्टा है। यहां पे केपलर्स लॉ में हमको क्या दिया था? टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और यहां पे आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर है। उल्टे से क्या फर्क पड़ता है? उल्टा टेंडो लगा देंगे, याद है ना उल्टा टेंडो? तो यहां पे मैंने क्या किया,
इसके जगह पे लिख दिया 1/k। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर के साथ एक ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट स्टेप मिल जाएगा। ऊपर तो 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आएगा 4m²। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर के नीचे आया। अब वो क्या बोल रहा है कि प्रूफ क्या करना था। न्यूटन ने बोला था इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो भी फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, 4 एक नंबर है, आप यहां पे 4 लो या दिल्ली में जाके 4 लो या यूरोप में जाके 4 लो, कहीं पे भी 4 लो, 4 तो कांस्टेंट ही रहेगा। 4 चेंज होगा क्या? नहीं होगा। जो मास है वो मास आपका दिल्ली में भी सेम रहेगा, मुंबई में भी सेम रहेगा, चेन्नई में भी सेम रहेगा। मुझे पता है ग्रेविटी हर जगह चेंज होती है, ठीक है, अर्थ पे जी सेम नहीं होता, लेकिन आपके लेवल पे आपको अज्यूम करना है कि हाँ यार मास थोड़ी ना चेंज होगा, मास तो सेम रहेगा। और पाई तो बचपन से परेशान कर रहा है, कांस्टेंट है ना 3.14। तो ये कांस्टेंट, और के तो कांस्टेंट ही है ना। के फॉर एक्चुअली सी फॉर कांस्टेंट होता है, लेकिन हमेशा के लेते हैं, तो अज्यूम कर लो के फॉर कांस्टेंट, और के तो हमको पता है कांस्टेंट है, हमने केप्लर्स लॉ में लिया था। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। अगर पाई कांस्टेंट तो पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट ना, उसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो कांस्टेंट। तो ये सब कुछ कांस्टेंट है, खाली ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये सारों को मिला के मैंने कांस्टेंट बना दिया। उसको नाम दे सकते थे, लेकिन नाम देते तो आप कंफ्यूज होते, तो उसको कांस्टेंट लिख दिया। ठीक है, देखो ये पूरी चीज कांस्टेंट, तो एफ इक्वल टू ये पूरी चीज को लिख दिया कांस्टेंट, मल्टीप्लाइड बाय ये आर स्क्वायर को इधर 1/r² बाजू में लिख दिया। ठीक है, अब देखो f इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1/r²। मतलब क्या है, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², r², राइट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² बोले, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² मत बोल, उल्टा हो जाएगा। अगर ऐसा होता था f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, तो आप क्या लिखते थे इसको रिप्लेस करने के लिए, f इक्वल टू कांस्टेंट m1 m2, ये कांस्टेंट लिखते थे ना के इधर। अगर इक्वल टू कांस्टेंट को रिप्लेस करोगे तो ये वाली साइन आएगी, तो इक्वल टू और कांस्टेंट को रिप्लेस किया मैंने ये अल्फा से, तो आ गया f अल्फा 1/r²। इसका मतलब क्या है, f is inversely proportional to r²। यही तो प्रूव करना था। Thus Newton concluded that the centripetal force, which is the force acting on the planet and is responsible for its circular motion, must be inversely proportional to the, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए यहां पे नीचे आया, ऊपर नहीं, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। ये r क्या है, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। आया समझ में? ये 4-5 बार सॉल्व करो स्टेप वाइज, इसमें जो एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं दिए ना, एक्स्ट्रा स्टेप्स लिख लेना। ठीक है, हो सकता है तो चलो मैं एक नेक्स्ट पेज पे बता दूंगा पूरा डेरिवेशन। न्यूटन आइडेंटिफाइड दिस फोर्स with the force of gravity and hence postulated the inverse square law of gravitation। ये इसी में से आया inverse square law of gravitation। The gravitational force is much weaker than other forces in nature। Obviously बहुत weak है। अगर बहुत ज्यादा strong होता तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है आपके ऊपर, ठीक है, आप जमीन के अंदर घुस नहीं जाते क्या, खींच लेता आपको अर्थ अपने सेंटर की तरफ। बट उतना स्ट्रांग नहीं है फोर्स, इतना स्ट्रांग है कि आप उड़ नहीं जाते हवा में। ठीक है, इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपको जमीन के अंदर खड्डे के अंदर से खींच ले पूरा और सेंटर ऑफ द अर्थ पर ले जाए। आया समझ में? आप इस अर्थ पे इधर खड़े हो, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, खींच रहा है अपने आप, बट वो आपको खींच कितना पा रहा है कि अगर आप उड़ने की कोशिश करोगे तो आप नीचे आके जमीन पर आ जाते हो, लेकिन इतना पावरफुल नहीं है कि आपके पैर खड्डे में घुस जाए जमीन के अंदर नीचे जाके और एकदम सेंटर तक आपको खींच ले और जला दे। वहां तो गर्म है ना सब कुछ, तो ऐसा नहीं होता, उतना स्ट्रांग नहीं, इट इज मच वीकर देन अदर फोर्सेस इन नेचर, बट इट कंट्रोल्स द यूनिवर्स एंड डिसाइड्स इट्स फ्यूचर। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, सब कुछ एक जगह पर जाके गिर जाता अंदर, सन के अंदर। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ह्यूज मासेस ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स। मास बहुत ज्यादा बड़ा है इसलिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रहा है, अगर मास कम होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा लगता। ठीक है, आया समझ में? ये डेरिवेशन एक बार आपको मैं एक पेज पे लिख के बता रहा हूं।
तो ये पूरा डेरिवेशन मैंने यहां पे लिख लिया है, एक बार देख लो इसको। v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या था? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस, टाइम टेकन क्या था? कैपिटल टी। f की वैल्यू थी mv स्क्वायर अपॉन आर। f इज नथिंग बट द फोर्स। अब ये m और r ऐसे का ऐसा रखा, ये ब्लू कलर का v है, उसके जगह पे ये डाल देंगे क्योंकि v की वैल्यू ये है ना। तो देखो ब्लू कलर के v की जगह पे ये ब्लू कलर आ गया, स्क्वायर के जगह पे स्क्वायर आ गया। जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा, ये m और r तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ये हर एक को स्क्वायर मिलेगा, चारों टर्म को, चारों को दे दिया। फिर जब ये 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, ये पाई स्क्वायर रहेगा पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर रहेगा आर स्क्वायर, टी स्क्वायर रहेगा टी स्क्वायर। ये एम और आर ऐसे के ऐसे बेचारे पड़े हैं। फिर ये टी स्क्वायर यहां पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये आर के साथ ये एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ एक आर बचेगा। ये 4m पाई स्क्वायर, ये एक आर बचा था वो, और नीचे आ गया टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या किया, ये 4m पाई स्क्वायर को अलग से लिखा, अपॉन डिनोमिनेटर 1 लिख दिया, बिकॉज ये डिनोमिनेटर मुझे साइड में लिखना है। और ये r अलग से लिखा और ये टी स्क्वायर अलग से लिखा, ठीक है। ये टी स्क्वायर इधर से लिखा, इसलिए यहां पे 1 आ गया, बाकी ये साथ में रखा। अब इसको जबरदस्ती आपको केपलर्स लॉ लगाना है, ठीक है। आप केपलर से लिंक कर रहे हैं इसको, लेकिन केपलर में टी स्क्वायर तो था लेकिन आर क्यूब था, यहां पे मेरे पास आर है सिर्फ। तो अगर आर को आर क्यूब बनाना है तो आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पूरे टर्म को ऐसे ही लिखा और ऊपर नीचे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ये ऊपर आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब बन गया, ये नीचे टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर मत करना, ये 1 लिया था ना इधर, 1 के साथ आर स्क्वायर इधर लिख देना, बिकॉज ये आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर आपको चाहिए केपलर से लिंक करने के लिए। अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ क्या था? टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब वॉज इक्वल टू के। ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन यहां पे क्या है? आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। तो अगर इसको जबरदस्ती आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर बनाना है तो केपलर को नहीं बोल सकते, अरे केपलर भाई उल्टा कर दो ना इसको, ऐसे नहीं चलता ना। हम लोग यहाँ पे इसको उल्टा टेंडो करेंगे। उल्टा टेंडो नहीं बोलते, इनवर्ट टेंडो बोलते हैं, लेकिन 9th में मेरा मैथ्स वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। ये आर क्यूब ऊपर जाएगा, टी स्क्वायर नीचे जाएगा, तो यहाँ पे के अपॉन 1 था, ये 1 ऊपर जाएगा, के नीचे आएगा, सब कुछ उल्टा होगा ना। तो अगर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1 अपॉन के। तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन के, ये ऐसे का ऐसा कॉपी किया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4m पाई स्क्वायर इंटू 1 4m पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू के आर स्क्वायर। फिर से इसको थोड़ा अलग करेंगे, ये देख लो, ये 4m पाई स्क्वायर और ये के, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, ये मैंने एक्सप्लेन किया ऑलरेडी। तो इसको अलग से लिखा और मल्टीप्लाइड बाय ये आर स्क्वायर नीचे था ना, उसको अलग से लिखा, ऊपर 1 लिख दिया क्योंकि उसका कोई न्यूमरेटर नहीं है। अब ये पूरी चीज एक कांस्टेंट है, नंबर कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट, के भी एक कांस्टेंट, तो पूरी चीज एक कांस्टेंट। तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं कांस्टेंट, तो आएगा एफ इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वल टू और कांस्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा वाले साइन में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन में, ठीक है। प्रोपोर्शनल वाली साइन है ये, तो ये एफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर आ गया ना। f is inversely proportional to square of the distance between the planet and the sun। बस यही प्रूव करना था, ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ये पूरा अच्छे से देखो, वीडियो पॉज करो और ये फटाफट कॉपी करो। टेक्स्ट बुक में बहुत शॉर्टकट मारे हैं, हर एक स्टेप नहीं दिया है, आपको भी हर स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक में जितना लिखा है समझ में आ गया तो सही है, बट अपने समझने के लिए ये लिख लो, बिकॉज ये फर्स्ट चैप्टर आपका रिविजन कब होगा उसमें बहुत टाइम है, ठीक है। कर लिया कॉपी? तो ये हमने डेरिवेशन पूरा कर लिया, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये डेरिवेशन हमने अच्छे से एकदम पूरा प्रूफ किया। नेक्स्ट है यूज योर ब्रेन पावर। इज देयर अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स केप्ट ऑन अ टेबल और बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड सिटिंग नेक्स्ट टू यू? यस, ऑब्वियसली, दो फ्रेंड्स बाजू में बैठे, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। कल महेंद्र और विराट का एग्जांपल लिया था ना हमने, मुझे पता है आप लोगों को साक्षी और अनुष्का याद है, लेकिन महेंद्र और विराट दिया था क्वेश्चन में, ठीक है। इफ यस, हाँ आंसर तो यस है, व्हाई डोंट द टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर? फ्रिक्शन होता है ना भाई, कल देखा था ना बेंच पे फ्रिक्शन था, और फोर्स तो वीक है ही। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, ठीक है, और फोर्स वीक नहीं और बहुत स्ट्रांग होता तो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेते, ठीक है। तो ये ब्रेन पावर वाला आंसर तो मैंने कल के लेक्चर में ही सॉल्व कर दिया था, लेक्चर नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स वाले पेज पे। हमने फर्स्ट वाला एग्जांपल महेंद्र एंड विराट ऑलरेडी कर लिया है,
अब आते हैं एग्जाम्पल 2 में। इसमें दिया है इन द अबव एग्जाम्पल अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच, ये ऊपर जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया महेंद्र और विराट का, उसमें जो वैल्यूज आई है वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस, यहां पे कोई फ्रिक्शन ही नहीं है बच्चों। महेंद्र और विराट को एक दूसरे की तरफ आने में कौन रोक रहा था? फ्रिक्शन, जो आप बैठे हैं और बेंच के बीच में है। ठीक है, कोई भी दो सरफेस एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, राइट? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मोशन कभी हो ही नहीं पाता। ये आपको समझ में आएगा फ्रिक्शन वाले चैप्टर में, जब भी आप फ्रिक्शन पढ़ेंगे एकदम डिटेल में तब। तो यहां पे फ्रिक्शनलेस मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब वो एक दूसरे की तरफ मूव कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी, भाई ये लॉज ऑफ मोशन यूज होने वाला है 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर, जो अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपको उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते होंगे। तो स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी मतलब स्टार्ट में जब वो लोग बैठे थे उनकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। ठीक है, What will be Mahendra's velocity of motion towards Virat after 1 second? अगर ये फ्रिक्शनलेस नहीं होता ना तो हम सीधा बोल देते कि 1 सेकेंड बाद भी वेलोसिटी उसकी जीरो ही रहने वाली, लेकिन यहाँ पे तो फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, बिकॉज वो फ्रिक्शनलेस है, वो फोर्स जो एक दूसरे पे लगाएंगे वो मूव करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो अगर मूव करेंगे तो उसकी वेलोसिटी तो होने ही वाली, भले ही बहुत कम होगी वेलोसिटी लेकिन होगी। Will this velocity change with time and how? ठीक है, what will be Mahendra's velocity वो हम फाइंड करेंगे, और हम फाइंड करेंगे कि ये 1 सेकेंड बाद ये वेलोसिटी हो सकता है 2 सेकेंड बाद चेंज होगी क्या, 3 सेकेंड बाद चेंज होगी क्या, वो चेंज होगी क्या वो पूछ रहा है, और कैसे चेंज होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में वही डेटा यूज कर रहे हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने निकाला या फिर दिया है। महेंद्र की बात हो रही है सेकेंड क्वेश्चन में। महेंद्र का मास कितना है? 75 kg, एंड उसने क्या बोला, कौन सा फोर्स लग रहा है, यहां पे देख लो। इन द एग्जांपल अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन व्हिच महेंद्र इज सिटिंग फ्रिक्शनलेस स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी, व्हाट विल बी महेंद्रस वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकेंड। वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, अब 1 सेकेंड दिया है, टाइम दिया हुआ है t, वेलोसिटी हमको निकालना है। v और t के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में लॉज ऑफ मोशन में सीखा था, याद है क्या? चलो 9th का टेक्स्ट बुक देख लो यहाँ पे, उसमें लॉज ऑफ मोशन में आपने ये वाला इक्वेशन सीखा था, v इक्वल टू यू प्लस एटी। ये वाला इक्वेशन यूज करके हम ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी में अभी वो स्टार्ट में u जो है वो तो जीरो है, बिकॉज वो जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है, एंड ये हो गया जीरो। एक्सेलरेशन हमको नहीं पता लेकिन टाइम तो पता है 1 सेकेंड, तो एक ही चीज बची है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि महेंद्र और विराट फोर्स कौन सा एग्जर्ट कर रहे थे। देखो यहां पे हमने कैलकुलेट किया था फोर्स फर्स्ट क्वेश्चन में, जिसकी वैल्यू है 4.002 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। तो हमको फोर्स पता है, वो फोर्स यूज करके हम लोग इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कैसे? बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया ना इनमें, F इक्वल टू ma, F इक्वल टू मा, याद है मैंने बोलता था। तो मास आपको पता है 75 kg, फोर्स आपको पता है जो ये क्वेश्चन में कैलकुलेट किया, सेम इधर लिखेंगे 4.002 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। तो पता क्या करना है? एक्सेलरेशन। अगर F इक्वल टू ma है तो a का वैल्यू क्या होगा? m को उधर नीचे भेज दो, करेक्ट, तो हो जाएगा F अपॉन m इक्वल टू a। ठीक है, तो ये सब लिखकर यहां पे लिखा a इक्वल टू F अपॉन m। अभी बताया ना कैसे आया, फोर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की यहां पे, m की वैल्यू भी यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो ये नंबर को 75 से डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं एक्चुअली फोर्स की ये वैल्यू यूज करता ना यहाँ पे, तो ये 75 और 75 इजीली कट जाता, सीधा 6.67 को 8 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर आ जाता, लेकिन बहुत लोगों को समझेगा नहीं है यार। ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू यहाँ पे इमेजिन कर लो। ठीक है, समझ लो ये वैल्यू जो है वही है, और नीचे क्या है 75 कट, बचा क्या 6.67 इंटू 80 इंटू 10⁻⁻11। 6.67 इंटू 80 करो, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये 10⁻⁹ क्यों किया? क्योंकि उसने 2 डेसिमल और ले लिए। आपको रफ वर्क में करना है तो ऐसे करके देखो एक बार, 6.67 इंटू 80 मल्टीप्लाई करके निकालो इसका आंसर। ठीक है, और अगर यही वाला मेथड करना है 4.002 डिवाइड बाय 75, तो डिवीजन करके बताता हूं मैं आपको। ठीक है,
तो यहाँ पे 75 से इसको डिवाइड करना डिफिकल्ट है, बिकॉज जरा सोचो 75 के टेबल में 4 तो आने ही नहीं वाला कभी, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एज 4.002 इसको 2 पॉइंट शिफ्ट कर देते हैं, 2 प्लेस शिफ्ट करते हैं। तो 2 प्लेस शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे -7 क्या बन जाएगा, -9, और ये बन जाएगा 400.2। ठीक है, अब 400.2 को 75 से डिवाइड करना थोड़ा इजी है, बिकॉज 75 के टेबल में 400 तो आने वाला है। ओके, तो हम लोग इसको 10⁻⁹ कर देते हैं और इसको 400.2 किया। 400.2 को 75 से डिवाइड करते हैं, बताता हूं आपको क्या आएगा। यहाँ पे मैंने 75 का 75 3,000 4,000 6,000 सब किया है, 75 5,000 नहीं किया बिकॉज 4,000 300 है, तो 5,000 में एक 75 ऐड हो जाएगा तो 375 आएगा। ठीक है, वो तो ओरली कर सकते हैं, 4 के बाद 5 का, 6 का नहीं कर सकते इसलिए करके दिखाया, 7 का जरूरत पड़ी तो कर लेंगे। चलो करते हैं, 400 लाना, 3,000 225 होता है, 4,000 300 होता है, 75 5,000 कितना होता है मैंने बोला, 4,000 300 है तो 5,000 होगा 375। ठीक है, और 6,000 450 है, 400 से ज्यादा, तो हमको 375 लेना पड़ेगा, तो 75 5,000 लेंगे, 375 माइनस करेंगे 400 में से 375 आएगा तो 25, ये आ जाएगा 2, डेसिमल आ जाएगा 252। यहाँ पे देख लो 75 3,000 225, 75 4,000 300, तो पहले 75 3,000 करना पड़ेगा, कितना है भाई 225, ये माइनस करेंगे 4 12 - 5 7 4 - 2 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जीरो लेंगे, अब क्या आएगा देखो 270, फिर से आपको 75 3,000 ही करना पड़ेगा ना, क्या कि 75 4,000 चलेगा, तो यहां पे हमको 75 3,000 ही करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा आपको 75 3,000 है हमारा 225, 7 बनेगा 6 10 - 5 5 6 - 2 4 45 आ गया। फिर से हम लोग डालेंगे एक जीरो, यहाँ पे देखो 450 आया, 75 6,000 होता है 450, तो डाला 75 6,000 450 माइनस करके आ गया जीरो। तो आंसर क्या है डिवाइड करके 5.336, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो क्या आंसर दिया है 5.34। ठीक है, 5.336 को अगर मुझे 2 डेसिमल में अप्रोक्सीमेट करना है तो मैं क्या करूंगा, ये 6 को बोलूंगा भाई तू निकल यहां से, ठीक है नहीं चाहिए मुझे तो, लेकिन 6 क्या बोलेगा, मैं फ्री में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं 5 से बड़ा हूं। जब भी डेसिमल के बाद कोई नंबर 5 से बड़ा हो, 5 6 7 8 9 0 कोई भी हो, उसको भगाना हो तो उसके पहले का एक डिजिट बढ़ाना पड़ता है, तो ये 3 क्या बन जाएगा 4। तो अगर इसको मैं अप्रोक्सीमेट करूं तो ये बनेगा 5.3, ये 6 को भगा दिया तो ये 3 बन जाएगा 4। ओके, तो आंसर आ गया 5.34, और ये क्या था 10⁻⁹। याद रखना 9 था, क्यों, बिकॉज ये 400.2 लिया था। मैं खुद से भी करके बताऊंगा पूरा लिखकर, बट अभी समझ में आया कैसे आया आंसर। अब आपको एक्सेलरेशन तो मिल गया, हम लोग को न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन तो पता है क्या है, v = u + at। अभी इसमें u स्टार्ट में तो 0 था बिकॉज महेंद्र स्टिल बैठा था, भाग नहीं रहा था ना ऑलरेडी, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी 0, u = 0, तो u की जगह पे डाल देंगे 0। एक्सेलरेशन मैंने यहां पे कैलकुलेट कर लिया, और टाइम कितना था 1 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन की जगह पे ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और टाइम की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 सेकेंड। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा, तो वेलोसिटी आपको आ गई 5.34 × 10⁻⁹ मीटर्स पर सेकेंड। तुमको दिख रहा है कितना छोटा है, 10⁻⁹ मतलब डेसिमल 9 प्लेसेस आगे जाने वाला है, यहाँ पे 0.0000 ऐसे करके आएगा 534, बहुत ही छोटी वेलोसिटी होगी। तो महेंद्र की वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड इतनी आएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटी वेलोसिटी है, जिंदगी भर लग जाएगी उसके तक पहुंचने को, विराट तक पहुंचने को। आया समझ में। और उसने क्या क्वेश्चन पूछा था, पहले पूछा था व्हाट विल बी महेंद्रस वेलोसिटी, विल दिस वेलोसिटी चेंज विद टाइम एंड हाउ। ऑब्वियसली टाइम के साथ चेंज होगी, क्यों, क्योंकि ये तो 1 सेकेंड बाद थी ना, यहाँ पे 1 क्यों आया, बिकॉज ये t1 था, जब ये 2 हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होकर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना, अगर ये 3 हो जाएगा तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो अलग नंबर आएगा, तो वेलोसिटी विल चेंज विद टाइम। क्यों चेंज होगी बताओ, बिकॉज इन दोनों के बीच में, महेंद्र और विराट के बीच में कौन सा फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G(m1m2)/r²। r क्या था, दोनों के बीच का डिस्टेंस। जैसे जैसे महेंद्र और विराट एक दूसरे को पास आते जाएंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है r वो कम हो जाएगा। अगर r कम हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर फोर्स बढ़ा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। करेक्ट, तो यहां पे देख लो लिखा हुआ है
द एक्सेलरेशन विल ऑल्सो नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट बिकॉज एज महेंद्र मूव्स टूवर्ड्स विराट द डिस्टेंस बिटवीन देम विल डिक्रीज, एंड जैसे डिस्टेंस डिक्रीज होगा, डिस्टेंस डिनोमिनेटर में फॉर्मूले में, तो डिस्टेंस डिक्रीज हुआ, it will cause an increase in the gravitational force, thereby increasing the acceleration. Force बढ़ा तो acceleration भी बढ़ेगा as per Newton's second law of motion. खत्म. आया समझ में? चलो एक बार मैं खुद सॉल्व करके बताता हूं आपको कैसे आएगा. इज्जत से लिखोगे तो ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा. देखो यहां पे ये सब तो डेटा जो दिया था वो कॉपी कर लिया. F इक्वल टू एम ए में अगर मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है तो m को इधर भेज दूंगा तो f अपॉन m हो जाएगा, राइट? तो a की वैल्यू f अपॉन m, f की वैल्यू पहले क्वेश्चन में निकाली थी, m की वैल्यू है 75, महेंद्र का वेट. अब 4.002 को मैंने लिखा 400.2, ये डेसिमल को 1 2 शिफ्ट किया राइट में शिफ्ट किया तो -7 में और 2 माइनस हो जाएगा -9, ठीक है? -7 -2 विच इज -9. अब इसको और इसको डिवाइड कर लिए, ये इसको साइड में रखो, ये डिवाइड करके आपको बता दिया और डिवाइड करके आता है 5.336, 10⁻⁻⁹ ऐसे रहेगा. एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5.336 को लिख सकते हो 5.34, करेक्ट? अब मुझे एक्सेलरेशन मिल गया, मैं न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन यूज करूंगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी. v इक्वल टू यू प्लस एटी में u क्या होगा, 0, बिकॉज महेंद्र बेंच पे बैठा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0. ओके, तो यहां पे u के जगह पे 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमने फाइंड की ये वाली और टाइम के जगह पे 1. इसको सॉल्व किया तो दिस इनटू 1 विल बी दिस इटसेल्फ, तो ये आ गई उसकी वेलोसिटी. आया समझ में? तो मैं बोल सकता हूं महेंद्र की वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड विल बी दिस वन. ओके, अब रीजन क्या लिखना है कि ये बहुत ही छोटी वेलोसिटी है. दिस वेलोसिटी विल इंक्रीज विद टाइम बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन. जैसे जैसे टाइम बढ़ा ना 2 हो जाएगा तो ये भी बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन भी बढ़ता रहेगा बिकॉज दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, और डिस्टेंस उनके बीच का कम हुआ तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर. ये है ना ग्रेविटेशनल फोर्स. यहाँ पे आर अगर कम होता है ना तो आर डिनोमिनेटर में ना, तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर फोर्स बढ़ गया तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, thereby increasing the acceleration as per Newton's second law of motion. ठीक है, F इक्वल टू एम ए, ठीक है, यही है न्यूटन का सेकेंड लॉ. बस खत्म, ये आपका फाइनल आंसर. वीडियो पॉज करो और फटाफट से कॉपी करो. ये आपको लग रहा होगा डिवीजन तो कितना इजी है, ये तो मैं कर लूंगा, मिस्टेक नहीं होगी. यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी भाई, डिवीजन करते करते ही बैंड बच जाएगी. ठीक है, चुपचाप वीडियो पॉज करो, कॉपी करो. हाफ स्क्रीन करके दूं क्या? चलो करके देता हूं. ये हाफ स्क्रीन, पॉज करके कॉपी करो फटाफट. मैं एक्स्ट्रा स्टेप्स लिखता हूं हमेशा ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आए. टेक्स्ट बुक वाले एक आध दो स्टेप खा जाते हैं जगह बचाने के लिए, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आता कैलकुलेशन. चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. यहाँ पे ये सेकेंड पार्ट थोड़ा और नीचे रह गया है, कर लिया कॉपी. ये फाइनल आंसर, ठीक है, ये इसका पूरा सोल्यूशन. आया समझ में? तो हम लोगों ने लेक्चर 2 में एग्जाम्पल 1 किया, लेक्चर 3 में हमने ये एग्जाम्पल 2 भी कर लिया. ठीक है, आया समझ में? ये एग्जाम्पल सॉल्व करने में और इसका फॉर्मूला, इसके पहले वाला जो फॉर्मूला डिराइव किया हमने, उसमें टाइम काफी गया, लेकिन आप समझ लो आप ये एक बार करोगे तो आपको सेकेंड टाइम रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा. नहीं तो ये टॉपिक हमेशा आपका रह जाएगा. थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग एक एक चीज डिटेल में देख रहे हैं. ठीक है, तो डिटेल में देखने में टाइम तो जाएगा, लेकिन आपकी समझ में आ जाएगा. ओके, इसमें यूज योर ब्रेन पावर में पूछा है. Assuming the acceleration in example 2 above remains constant, मतलब ये जो acceleration हमने निकाला, ये वाली वैल्यू जो है ये कांस्टेंट रहेगी पूरे टाइम. How long will Mahendra take to move 1 centimeter towards विराट? कितना टाइम लगेगा 1 सेंटीमीटर मूव करने के लिए? ठीक है, एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है. 1 सेंटीमीटर इज ओनली प्रॉब्लम, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये क्वेश्चन सब बच्चे खुद से ट्राई करेंगे. ठीक है, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के 3 इक्वेशन थे, वो 3 इक्वेशन ये रहे. देखो, 9th स्टैंडर्ड की बुक फेक मत देना, 9th स्टैंडर्ड की बुक आपको मैथ साइंस की काम आने वाली है. तो ये 3 इक्वेशन में से आपको ये दोनों में से एक यूज करना पड़ेगा, बिकॉज एस जो है वो यहाँ पे दिया है 1 सेंटीमीटर. यूनिट्स का ध्यान रखना. ठीक है, बोला है एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, और पूछा है कितने टाइम बाद वो लोग मिलेंगे. तो देखो यहाँ पे तो टी है ही नहीं,
तो ये इक्वेशन यूज करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। लेकिन यहां पे टी है तो ये इक्वेशन यूज करके आप टी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन हर बच्चे को खुद से ट्राई करना है। डन। नेक्स्ट आते हैं डू यू नो पे। डू यू नो में अर्थ और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिटेल्स दी गई है कि मून जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे लगाता है उससे होता क्या है। मून जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे लगाता है उससे हाई टाइड्स और लो टाइड्स होते हैं। जो पार्ट ऑफ सी मून के नीचे होता है ना, वहां पे मून जब ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचता है तो वेव्स ऊपर जाती है, तो वहां पे होते हैं हाई टाइड्स। आपने हाई टाइड्स और लो टाइड्स के बारे में सुना होगा ना। महाराष्ट्र में बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। अगर हाई टाइड लो टाइड्स के बारे में नहीं पता तो आप कोई भी वेदर ऐप में जाके चेक कर सकते हैं, उसमें हाई टाइड और लो टाइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि आज 12:30 बजे हाई टाइड होगी, आज 6 बजे लो टाइड होगी। जब भी फुल मून होता है ना स्काई में, तब जनरली कोई पर्टिकुलर टाइम पे काफी बड़ी हाई टाइड होती है, बिकॉज मून बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है वेव्स पे। ओके, तो जहां पे भी वो वेव्स के डायरेक्ट ऊपर है वहां पे हाई टाइड होती है। बस वही इंफॉर्मेशन यहां पे दी गई है। ठीक है, अच्छे से रीड करो, समझ में आ जाएगा। डन। तो आज हमने क्या क्या किया, हमने इसके पहले का ये पूरा डिटेल में डेरिवेशन समझा। ठीक है, अगर मैं चाहता तो ये डेरिवेशन ऐसे ही उड़ा देता, आपको नहीं समझाता, 10 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाता। ठीक है, फिर मैंने ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल सेकंड वाला भी कराया। यहां पे भी कैलकुलेशन मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कैसे आता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बताया। अगर वो सब नहीं करता तो ये भी 5 मिनट में खत्म हो जाता, 15 मिनट में पूरा लेक्चर हो जाता, लेकिन हम डिटेल में जा रहे हैं। ठीक है, हर एक चीज देख रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। तो हमने ये दोनों पेज आज खत्म कर दिए, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, यही 2 पेज पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ग्रेविटेशन अच्छे से समझ में आ जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के चैनल पे मैं अपडेट शेयर करते रहता हूं रेगुलर, जो यूट्यूब पे मैं नहीं कर पाता, तो वहां पे आप जाएंगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।